गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में की गई है। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार को न्यायालय में लागू करा सकते हैं। और यह राज्य के लिए एक निर्देश है कि राज्य को क्या करना है। यानी राज्य अपनी संसाधन और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह काम करेगी जो नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो इसके मुख्य कुछ बिंदुओं को हम लोग देखते हैं कि 39 को क्या कहता है। तो 39 कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता। यानी कहने का मतलब है कि निःशुल्क वकील रखने की व्यवस्था यदि जो सक्षम नहीं है तो वे उसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। यानी 39 क में क्या है कि निःशुल्क विधिक सहायता। यानी आज की जो कोर्ट कचहरी है उसमें आम लोगों को यदि वकील रखने में सक्षम नहीं है तो राज्य सरकार उन्हें प्रोवाइड कराएगी और वो भी निःशुल्क कराएगी। इसी अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की भी व्यवस्था की गई है। आए दिन देखने को पहले मिलता था कि महिला और पुरुषों का वेतन अलग होता था लिंग के आधार पर। ये माना जाता था कि पुरुष शक्तिशाली हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। 39 क में क्या है कि राज्य जो है नागरिकों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता देगी। यदि जो सक्षम नहीं है न्यायालय में अपने वकील रखने के लिए तो राज्य उनकी व्यवस्था निःशुल्क करेगी। और समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान किया गया है। अक्सर पुरुषों को पहले ज्यादा वेतन दिया जाता था, महिलाओं को कम, लिंग के आधार पर। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह दिया गया है कि राज्य जो भी नियम बनाएगा या जो भी कानून बनाएगा, खासकर मजदूरी अधिनियम, उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। उसके बाद 39 ख में है कि सार्वजनिक धन और स्वामित्व का नियंत्रण राज्य इस तरह से करेगा कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में एकाधिकार न हो जाए। यानी राज्य जो है वो धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करेगा कि सार्वजनिक हित को सर्वोत्तम साधन हो सके। यानी सभी लोग तक सार्वजनिक धन पहुंच सके, किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार न हो जाए। इस तरह की व्यवस्था मैंने जो भी सरकार के संसाधन है या सार्वजनिक संसाधन है उसका लाभ जो है सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। इसके लिए सरकारें जो है इस तरह से उसको क्या करेंगे, तो उसको इस तरह से नियम बनाएगी कि किसी खास व्यक्ति तक उसका उस पर एकाधिकार न हो जाए। यानी धन का स्वामित्व और उसके वितरण से संबंधित है। जबकि 39 ग में धन का समान वितरण है। यानी 39 ख में धन का स्वामित्व और नियंत्रण
सरकार को करना है और गांव में सार्वजनिक यानी धन का समान वितरण करना है, यानी इस तरह वितरण करे कि किसी एक हाथ में एकाधिकार न हो जाए। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि 39 को 39 खो और 39 को एक बार और देख लेते हैं कि 39 को में क्या है। तो 39 को में राज्य जो है निःशुल्क विधिक सहायता, यानी जो भी सक्षम नहीं है वकील रखने के लिए वे राज्य के वकील से अपना निःशुल्क परामर्श ले सकें। निःशुल्क परामर्श ले सकेंगे यानी अपने ऊपर जो आरोप है या आपको आरोप नहीं है और वकील आप रखने में सक्षम नहीं है, यानी किसी को दोषी साबित करना है, उसमें राय लेना है, कानूनी राय लेना है, तो वकील रखने संबंधी प्रावधान राज्य सरकार मुहैया कराएगी और भी कराएगी। कैसे? तो निःशुल्क कराएगी। और इसी अनुच्छेद यानी 39 को में ही समान कार्यों के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है, यानी महिला पुरुष या पुरुष या महिला में जो एक ही पद पर है तो उनको उस कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यानी समान कार्य के लिए समान पूछता है अक्सर पढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में है? तो 39 को में। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 39 को में। उसके बाद 39 ख में क्या है? तो सरकार सार्वजनिक धन का नियमन और नियंत्रण करेगी, यानी जो भी धन है सरकार के पास, जो भी इनकम हो रही है, उस धन का नियमन और नियंत्रण करना है। और 39 गो में है कि जो भी धन आ गया उसका समान वितरण करना है। समान वितरण से आशय यह है कि अगर आम जनता को अगर एक तरह की व्यवस्था है तो सभी लोगों को उस समान नजर से देखते हुए धन का क्या करेगी? वितरण कराएगी। चाहे टैक्स लेने में हो, टैक्स लेने में नहीं, टैक्स यानी जो अनुदान है, चाहे या मान ली कोई सहायता है, तो सभी को इस तरह से वितरण करेगी कि सभी को समान रूप से वितरित किया जा सके। उसके बाद आइए अनुच्छेद 40 क्या करता है? तो अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज का गठन से संबंधित, यानी पंचायती ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का गठन कैसे किया जाए, इस संबंधी प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। और इसी अनुच्छेद के ऊपर संघ सरकार ने अप्रैल 1993 में पंचायती राज अधिनियम बनाया और 73वां संशोधन द्वारा पंचायती राज के गठन संबंधी संवैधानिक पहलुओं पर भी विचार किया गया, यानी संवैधानिक पंचायती राज्यों की स्थापना का प्रावधान संविधान के 73वां संशोधन द्वारा किया गया। और यह प्रावधान जो है 1993 में अप्रैल में किया गया। और पंचायती राज के गठन, ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी एक अनुसूची भी लाया गया, जिसको 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, जबकि 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायती राज के गठन, नगर निकाय या नगर पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान 74वां है। 73वां ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित प्रावधान है। 74वां के लिए एक अलग अनुसूची जोड़ा गया, जो अनुसूची 12 के नाम से जाना जाता है, जबकि ग्राम पंचायतों के लिए सूची जो है वो 11वां है। यानी पूछता है कि पंचायती राज अधिनियम, ग्राम पंचायती अधिनियम कब संशोधित किया गया? तो 73वां संशोधन कब किया गया? तो 1993 में। और कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? तो अनुसूची 11 जोड़ा गया। जबकि नगर पंचायतों के लिए संशोधन 74वां है और इसके लिए जो अनुसूची जोड़ा गया है वो 12वां अनुसूची को जोड़ा गया है।
तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान जो किया गया, यह प्रावधान पहले नीति निर्देशक पत्र में कहाँ दिया गया था? तो संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 41 में क्या है कि इसमें जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, यानी काम का अधिकार, लोक शिक्षा को पाने का अधिकार शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता पाने। देखते हैं कि बेरोजगारी भत्ता सरकार देती है। कई बार बेरोजगार नवयुवकों को सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है। तो किस अनुच्छेद के तहत देती है? तो 41वें अनुच्छेद के तहत देती है, और यह प्रावधान अनुच्छेद 41 में दिया गया है। यानी 41 अनुच्छेद कहता है कि किसी को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान, शिक्षा का अधिकार और कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का। आज जितना भी अनुदान मिल रहा है, या वृद्धा पेंशन हो, या फिर युवा बेरोजगारों के लिए जो है बेरोजगारी भत्ता दिया गया, ये सारे प्रावधान कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 41 में है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 42 में जो आप देखते होंगे, महिलाएं जो है प्रसूति लाभ जो मिलता है, यानी गर्भवती महिलाओं को अगर सरकारी हॉस्पिटल में वो जाती हैं और वहाँ उनका बच्चा होता है, तो उनको कुछ एक मुश्त राशि जो है सरकार की तरफ से दी जाती है। तो ये राशि प्रसूति लाभ के लिए, ताकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और उसके पोषण संबंधी किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 42 में दिया गया। पूछता है अक्सर प्रतियोगी परीक्षा, प्रसूति लाभ या गर्भवती महिलाओं को जो सरकार एक मुश्त जो राशि देती है, वो उसका संविधान के अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 42 में दिया गया है। जबकि 1943 में कर्मकारों के लिए, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनसे मजदूरी और कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन संबंधी, कर्मकारों के लिए जो काम करने वाले हैं, दैनिक मजदूर हैं, उनको किस तरह से आगे प्रमोट किया जाए, किस तरह से उनके रोजी रोटी को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान जो है, या मजदूरी अधिनियम जो लाया गया कि मजदूरों को इतनी मजदूरी से कम नहीं देना है, यानी न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं देना है। ये सारे प्रावधान कर्मकारों के लिए कहाँ दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 43 में दिए गए। संविधान के अनुच्छेद 43 में क्या है? तो कर्मकारों के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए एक प्रावधान या प्रोत्साहन या वित्तीय सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 43 में दिया गया है। जबकि 44 में जो है समान सिविल संहिता है। समान सिविल संहिता आजकल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर केंद्र सरकार को कहा भी है कि आप समान संहिता को लागू कीजिए। समान संहिता से आशय है कि एक स्थिति में एक तरह का व्यवहार, यानी कहने का मतलब कि उसमें धर्म आरे नहीं आएगा। अभी हमको देखने को मिलता है कि मुस्लिमों के लिए मुस्लिम शरिया लागू होता है, हिंदुओं के लिए हिंदू अधिनियम लागू होता है, लेकिन मुस्लिमों के लिए अलग लागू होता है। शादी चाहे हिंदू करे या चाहे मुस्लिम करे, यानी दोनों पर समान रूप से नियम लागू नहीं होते हैं। चाहे वो तलाक संबंधी मामले क्यों न हो, तो दोनों के लिए जो है कानून अलग अलग है और उसके अनुसार एक समान नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो सही से उचित न्याय नहीं मिल पाता है, और यही कारण है कि और भी कई अन्य मामले हैं जहाँ धर्म आगे आ जाता है। अगर न्याय की बात हो, समानता की बात हो, तो धर्म कोई माने नहीं रखता है। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों न हो, सभी को समान स्थितियों में, ये नहीं कि ये इस धर्म का है तो इसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, या इस धर्म को है तो इसको कम। सभी भारत के नागरिक हैं और सभी नागरिकों को भारत सरकार के नज़र में सभी समान हैं
और एक कंडीशन में एक तरह की सुविधा उनको दी जाए। ये होता है समान नागरिक संहिता। चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो शिक्षा हो या रोजगार हो, सभी में धर्म को आड़े नहीं आने देना। इसी कहते हैं समान आचार संहिता, यानी समान संहिता जो कहते हैं समान सिविल संहिता। अभी भारत में बहुत सारे कानून हैं जो धर्म के नाम पर नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति को, उनके उनके जो परंपरा है उनको कोई ठेस नहीं लगे, इसलिए भारत की परिस्थितियां उस अनुकूल नहीं थी, इसलिए उनको इस तरह का छूट मिला हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि अब परिस्थितियां बदली हुई है, इसलिए सभी देशवासियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता लागू हो, ताकि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जा सके। उसमें धर्म को आड़े नहीं आना चाहिए, और अभी भी धर्म को देखकर न्याय करने में या समानता लाने में कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है 46 में जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में जो SC ST है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए शिक्षा और दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रोत्साहन है। आप देखते होंगे कि बहुत सारी छूट जो है SC ST के बच्चों बच्चियों को मिलता है, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ही उनको मिलता है। उनको विशेष प्रावधान किया गया है, ताकि समाज के वंचित है, पिछड़े हैं, उनको विशेष राहत देकर, प्रोत्साहन देकर उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तो संविधान का 46 अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 46 कहता है कि जो पिछड़े हैं, SC ST है, उनको राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाना है, तो उनको अर्थ और शिक्षा संबंधी विशेष प्रावधान किया जाए। अनुच्छेद 47 में है कि पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए सुधार करने संबंधी राज्य का कर्तव्य। यानी राज्यों को देखते होंगे कि आंगनबाड़ी के माध्यम से बहुत सारे पोषाहार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए, ताकि उनमें कुपोषण जैसी कोई समस्या न रहे। खासकर दुर्बल और वंचित जो लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 47 में इसका प्रावधान किया गया है।